Hello and welcome to GK Trick India. This is Chinu Sharma and today I'll be teaching you history subject class 8 NCERT chapter 1 How, when and where. बेसिकली आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हमारा मेन फोकस ये है कि हमने ये जानना है कि जो हिस्टोरिकल डेट्स हैं, जो हमें हिस्ट्री में बहुत सारे ईयर्स नंबर्स याद करने पड़ते हैं, वो कैसे आए, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, कब इवॉल्व हुए और हमने कहाँ कहाँ उनको यूज़ करना है और कब कब पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए जाननी कितनी ज़रूरी हैं। There was a time when historians were fascinated with dates, and there were heated debates about the dates on which rulers were crowned, battles were fought. बेसिकली इसका ये मतलब है कि कब लड़ाइयाँ हुई, कब रूलर्स को क्राउन किया गया, इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा से ही डिबेट्स चलती रहती हैं। क्योंकि कोई हिस्ट्री क्या है कि हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें उन बातों का पता चलता है। प्रेजेंटली कोई भी इंसान हिस्ट्री में जाकर नहीं देख सकता कि क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। और ऑल्सो हमने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी डेट्स को याद करना पड़ता है। क्या ये ट्रू है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? बेसिकली आई कैन कम्प्लीटली रिलेट एंड अग्री कि हम सब ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है और हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। स्पेशली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सम टाइम टू मेमोराइज ऑल द डेट्स। बट हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? या इसका सिंपल ये आंसर है कि डेट्स इम्पॉर्टेंट है बट उतनी नहीं जितनी कि इवेंट्स इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ, कब हुआ, वो साथ साथ चलता रहेगा। अगर हम हमारा फोकस इस चीज़ पर रखें कि कब कोई पर्टिकुलर चेंज हुई, कब कोई प्रोसेस आया, कब ब्रिटिश रूलर्स आए और उन्होंने क्या क्या किया, कौन सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, कौन से एक्ट्स आए, अगर हम इन चीज़ों पर फोकस करें तो हम डेट्स को अपने आप याद करते रहेंगे साइड बाय साइड। ऑल्सो देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। सिमिलरली हम कोई भी एक ऐसी सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते कि जिस दिन ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ, जिस दिन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई। एक चेन ऑफ इवेंट्स आए, एक चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस आई जिनको हम इकट्ठा याद करते हैं। सो बेसिकली एग्जैक्टनेस is not important as much as the changes, the important programs, policies are important from history. जितने भी events हुए history में, all this happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time. हम एक proper इकट्ठा time और एक approximate period के बारे में हम बात कर सकते हैं। Exactness cannot be mentioned over which particular changes became visible. Why then we to continue to associate history with a string of dates? So again ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम दोबारा हिस्ट्री को बार बार डेट्स के साथ ही क्यों एसोसिएट करते हैं? क्योंकि हमारी हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा बैटल्स हुई, इतने बड़े बड़े इवेंट्स हुए कि अगर हम उन सबको डेट्स के साथ रिलेट करते हैं तो हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि कैसे एक के बाद एक चीज़ हुई। सो टू मेंटेन दैट circumstantial continuity we have to memorize dates, but as such again I would say that dates are not important, the events and big battles are important. It was about rulers and their policies. History was all about कि एक king कब crown किया गया, कब he got married, when he had a child or he fought a particular war, in which year he died, and also the year the next ruler succeeded to the throne. तो इन सब events के लिए specific dates हम determine कर सकते हैं और इन सब dates के लिए इवन टुडे और हिस्ट्री में भी बहुत सारी डिबेट्स चलती रहीं। सो हमें एग्जैक्टनेस नहीं जाननी, हमें सिर्फ एक आइडिया लेना है कि एक एम्पायर के बाद दूसरा एम्पायर कौन सा आया, क्या चेंजेस आई, उनके लोगों में क्या डिफरेंस थे और अप्रॉक्सीमेट क्या एज हो सकती है एक रूलर की, कब उसने पहली लड़ाई लड़ी। सो इन दिस वे वी हैव टू मेमोराइज डेट एंड इन दिस वे ओनली डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज विच डेट्स, कौन सी डेट्स हमने याद करनी है। हमने ये जान लिया कि डेट्स किस
हद तक इम्पॉर्टेंट है, बट कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट है? बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट? इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट है उनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, एज सिंपल एज दैट। अगर कोई इवेंट हमें लग रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हमें उसकी डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइकवाइज अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट वाइसरॉय कौन था? आई हैव हाईलाइटेड दिस पोर्शन विद ग्रीन बिकॉज समटाइम दीज काइंड ऑफ easiest question are forgotten in the exam and these are must to remember. So now coming back to our topic, हम बात कर रहे हैं कि हमें हिस्ट्री में जैसे ब्रिटिश पीरियड में ये नहीं जानना कि किस दिन पहला गवर्नर जनरल आया, उसने सेकंड डे क्या किया, थर्ड डे उसने क्या किया, जिस दिन वो गया उसने क्या किया। हमें उसका एक प्रॉपर सेट ऑफ ईयर याद करना है कि इतने टाइम टू इतने टाइम वो आया और उसके बीच में उसने ये चीज़ें की। सो जो उसने पॉलिसीज़ बनाई, जो उसने इम्प्लीमेंटेशंस की, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी इन्वॉल्वमेंट्स, अचीवमेंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। जैसे लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, बहुत सारे गवर्नर जनरल्स आए हिस्ट्री में। सो हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानना, हमें उनकी कोई भी और लाइक आउट ऑफ देयर ऑफिशियल वर्क नहीं जानना कि उन्होंने क्या किया। सो इन दिस वे हमें सिर्फ उन चीज़ों को याद करना है जिनकी क्रोनोलॉजी हमारे साथ मैटर करती है, हमारी नॉलेज को लेकर, हमारे सब्जेक्ट को लेकर, सिलेबस को लेकर। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. जो थर्ड पॉइंट है इसमें फर्स्ट लाइन का ये सिंपल सा मीनिंग है कि हमें उनकी लाइफ के बाहर क्या हुआ, किसी भी, चाहे वो फॉर दैट मैटर गवर्नर जनरल की बात छोड़ दो, कोई रूलर था, उसकी लाइफ के बाहर क्या हुआ हमें वो नहीं जानना। उसने अपनी लाइफ में अपने रोल में रहकर क्या क्या इंपॉर्टेंट किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली वी हैव टू मेमोराइज द डेट्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम इन डेट्स को बांटते कैसे हैं, हम इनको कैसे कैटेगराइज करते हैं। सो इसके लिए हम जिसकी सबसे पहले रेफरेंस देते हैं वो है जेम्स मिल। 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर आए थे जेम्स मिल। उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना काम पब्लिश किया था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और ये बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, बट हमारे इंडियंस ने इस चीज़ को कंडेम किया, बुरा माना। क्यों? क्योंकि इस तरह की पीरियडाइजेशन हमें नहीं चाहिए थी। वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिमार्केशन। सो क्या हुआ कि जो पीरियडाइजेशन है, जो कैटेगराइजेशन है, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये हमें क्या दिखाती है कि एक एरा से दूसरे एरा में या एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के लिए क्या आइडियाज़ थे, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आई फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। तो जो जेम्स मिल है उसने इनफैक्ट सजेस्ट किया कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया की सारी टेरिटरीज़ को कनकर कर लें, क्योंकि उसको ये लगता था कि जो इंडियन पीपल है उनकी खुशी के लिए, उनकी एनलाइटनमेंट के लिए, नॉलेज में ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए ब्रिटिश रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका ये मानना था कि इंडियन पीपल बिना ब्रिटिश की हेल्प के प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। और इस आइडिया में जो ब्रिटिश रूल है उसको एक तरह से बहुत अच्छे से गुड बुक्स में रिफ्लेक्ट किया गया कि जितनी भी प्रोग्रेस है, जितनी भी सिविलाइजेशन है, वो सारी ब्रिटिश ही कर सकती है। और उसने ये भी स्पेशली लिखा कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले का इंडिया एक डार्क एरा था। सो कैन सच अ कंसेप्ट बी एक्सेप्टेड टुडे? नो, नॉट एट ऑल, नॉट इवन टुडे, एंड नीदर इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ ब्रिटिश रूल। सो इसमें क्या हुआ कि लोगों ने, जो बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने बोला कि इस क्लासिफिकेशन को हम मानते ही नहीं जिसमें इंडिया को इतना बुरा माना गया है। तो इंडियन हिस्टोरियंस ने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। सो एंशियंट जैसे स्टोन एज, देन मिडीवल जिसमें मुगल्स एंड लोधी सल्तनत्स आए, देन मॉडर्न। बट इस क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन थी ये वेस्ट से लाई गई थी और
वेस्ट में मॉडर्निटी को, मॉडर्न एरा को साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी के साथ जोड़ा जाता है। बट उस टाइम ब्रिटिश रूल के टाइम इक्वालिटी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई लिबर्टी नहीं थी। सो वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस का भी पीरियड नहीं था फ्रॉम इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली इस चीज़ को हम मॉडर्न कहने की बजाय हम कॉलोनियल कह सकते हैं। सो इस तरह से हम पीरियडाइज करते रहते हैं ईयर्स को, और हिस्ट्री में बहुत सारी ईयर्स को कैटेगराइज किया, बट कई बारी सही किया गया, कई बारी गलत किया गया। Now लास्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी डेट्स कहाँ से आई, किस दिन क्या हुआ, हिस्ट्री में किस दिन कौन सा रूलर आया, कब कौन सी बैटल फॉट हुई। सो इसके लिए हमारे पास हिस्ट्री में से ही कुछ उठाए हुए सोर्सेज हैं, कुछ कंपाइलेशंस हैं, कुछ डेटा है। और फर्स्ट जो सोर्स है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर रिकॉर्ड्स। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स थे, जो काम करते थे, उन्होंने कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टाइम टू टाइम प्रिपेयर किए थे। बहुत सारे तहसीलदार्स ने, कलेक्ट्रेट्स ने, कमिश्नर ऑफिसर्स के लोगों ने, सेक्रेटेरिएट्स, लॉ ऑफिसर्स, बहुत लोगों ने, अलग अलग जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने, रेवेन्यू ऑफिसर्स फॉर दैट मैटर, इन सब ने कुछ कंपाइलेशंस की थी, कुछ प्रॉपरली स्टडी करके रिकॉर्ड्स बनाए थे। और जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अपने ऑफिसेज में ही मिलते हैं, उनके रिकॉर्ड रूम्स में मिलते हैं। अलग अलग तरह के उन्होंने बिल्डिंग्स को इसके लिए तैयार किया था जहाँ पर वो अपने इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर सकें। There were many specialized institutions like archives and museums which were also used to establish and preserve the important records. Second important source is surveys. सर्वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की तो ये कॉमन चीज़ थी। जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये मानना था कि हम जिस कंट्री को, हम जिस स्टेट को, जहाँ के लोगों के ऊपर रूल करने जा रहे हैं, पहले हमारे पास उनका पूरा एक चिट्ठा होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड, एक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए इन हैंड, ताकि हम उनको इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्टर कर सकें। ऑल्सो इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्विस वर कंडक्टेड। एफर्ट क्या था इन सारे सर्विस का कि वहाँ की सॉइल क्वालिटी क्या है उसको जानना, लोकल हिस्ट्री क्या है, कैसा क्रॉपिंग पैटर्न है, ताकि उस रीजन को एडमिनिस्टर करने में आसानी आए। और 19th सेंचुरी के एंड से ही आफ्टर एवरी 10 ईयर सेंसस ऑपरेट करना शुरू हुआ। But here one thing that you must keep in your mind and which is very important from exam point also, that is फर्स्ट इंडियन पॉपुलेशन सेंसस कब आया था। इट केम इन 1872 बट फर्स्ट ऑफिशियली सिंक्रोनियस सेंसस इन इंडिया हेल्ड इन 1881. सो दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. नाउ मूविंग फर्दर, जो ये डिटेल रिकॉर्ड प्रिपेयर किए गए थे बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीपल के पूरे इंडिया में से, जिसमें बहुत सारी कास्ट की इन्फॉर्मेशन थी, रिलीजन की इन्फॉर्मेशन थी, ऑक्यूपेशन की इन्फॉर्मेशन थी. सो इन सब सर्वेज से हमें आज पता चलता है कि कौन सी डेट्स कब थी, कब कौन सा रूलर गया, किस गांव में, किस स्टेट में, किस प्रोविंस में उसने क्या क्या किया, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, कैसे उसने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया. बहुत सारे और तरह के भी सर्वेस थे जिससे हमें बहुत हिस्ट्री के बारे में अच्छे से डिटेल नॉलेज मिली है. दैट आर बोटानिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेस. So our last topic for today is what official records do not tell. This is very important thing to note down. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते. बेसिकली ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नाम से ही हमें पता चलता है कि जो ऑफिसर्स ने तैयार किए, तो इनमें वही इन्फॉर्मेशन है जो उनके अकॉर्डिंग सही थी, जिसमें उनके एक्शंस को डाला गया है. तो क्या ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, सही हैं? हमें ये चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है. फर्दर और बहुत सारे रिकॉर्ड्स पब्लिश किए गए थे, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, पोएम्स, और बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट ने अपने नॉवल वगैरह लिखे. तो इन सब चीज़ों से भी हम रेफरेंस ले सकते हैं. ये सारे जो सोर्सेज हैं, चाहे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हों, सर्वेस हों, या फिर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें, ये वो लोगों ने लिखे जो पढ़े लिखे थे. दोज वर लिटरेट पीपल. बट
What about the illiterate people? What about the poor? ट्राइबल पीपल, पीजेंट्स, वर्कर्स ऑफ माइन, पुअर ऑन स्ट्रीट, इन सब लोगों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो हमें इससे ये पता चलता है कि हिस्ट्री क्या है. वो सिर्फ जो सोर्सेस में डाली गई है, हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन है, वही डेट्स है, वही लोगों के बारे में जानकारी है. तो हाउ टू गेट टू नो अबाउट दीज अदर पीपल हु आर इलिटरेट, हु वर पीजेंट्री, जिनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं था कहीं भी ऊपर अपने फीलिंग्स को, अपने इश्यूज़ को पब्लिश करवाने के लिए. सो गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, बट ये हो सकता है इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट ऑन आवर पार्ट एंड स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट देयर लाइव्स. Thank you for watching and being patient listeners, and do like and subscribe our channel GK Trick India.